देखिए, किसी ने बहुत खूब लिखा है, हम इंसानों की सोच है कि एक अकेला क्या कर सकता है। हम इंसानों की सोच है कि एक अकेला क्या कर सकता है। देख तू उस सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर आप सबके बीच में आए हैं चर्चा परिचर्चा करने। और आज का हमारा विषय वही है, पुराना ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी का। आज हम चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी समाज के लिए एक वरदान है या अभिशाप है। फिर जो ताली और थाली की गूंज ऊपर तक पहुंच रही है उसके विषय में चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे एक बेरोजगार की हृदय वेदारक पीड़ा के विषय में कि क्या उसकी पीड़ा हो सकती है, उसके विषय में जो है हम आज चर्चा करेंगे। तो बात को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले, ताली और थाली की गड़गड़ाहट के बीच राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर मंचासीन उन सभी प्रबुद्धजनों को एक शिक्षित बेरोजगार का मार्मिक नमस्कार। देखिए, हमने ताली कल भी बजाई थी और आज भी बजा रहे हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि कल आपके सम्मान की खातिर बजाई थी और आज अपने स्वाभिमान की खातिर बजा रहे हैं। भारत जैसे देश में बहुत बड़ा विडंबना की बात है कि 3-4 चरणों की परीक्षा और लाखों अभ्यर्थियों से प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक मेहनती छात्र ताली और थाली पीटने को, सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है और उन लोगों से अपने रोजगार की भीख मांग रहा है जो बिना किसी इम्तिहान के संसद तक पहुंच गए। कल्पना करके देखिए साहब, आपका चुनाव हो और आप जीत जाएं, लेकिन विपक्ष क्या करे, वो आपको कोर्ट तक ले जाए, आपको कोर्ट केस कर दे और वहाँ पर 2-4 साल क्या चले, तारीखों का खेल चले और उसके बाद चुनाव को रद्द कर दिया जाए। एक बार महसूस करके देखिएगा क्या बीतेगी आप पे, लेकिन ये असंभव है। ज़रा महसूस करके देखिए उस अभ्यर्थी की पीड़ा जो चयनित होने के बावजूद नियुक्ति की आस में टकटकी लगाए आपकी तरफ उस तरीके से देख रहा है जैसे आसमान की तरफ क्या करता है एक किसान जो है, टकटकी लगाए बारिश के इंतजार में बैठा होता है। इस बेरोजगारी के दलदल में फंसने के बाद एक काबिल युवा शुरू करता है परिवार और समाज के बीच सामंजस्य बैठाने को, एक 5,000 रुपये की अदद नौकरी, प्राइवेट नौकरी। ऐसी प्राइवेट नौकरी जहां पर अगर वो 5,000 रुपये में अपना खून भी देने को तैयार हो जाए तब भी वो संस्था, प्राइवेट संस्था उससे खुश नहीं होगी, उसके कामों से खुश नहीं होगी, लेकिन वहाँ भी वो अपना मन लगा के पूरा अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। क्यों करता है? वो अपने सपनों का चीरहरण कर देता है, लेकिन वो प्राइवेट नौकरी करता है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, अपने बूढ़े पिताजी के कंधों की जिम्मेदारी, बहन की शादी का सपना और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बस वो उसके बीच में पिसता रहता है। उस प्राइवेट नौकरी और परिवार के बीच में क्या है, पिस रहा है, लेकिन वो नौकरी करना नहीं छोड़ता। लेकिन उसकी इस पीड़ा को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव सा है। और वो पीड़ा दुगनी तब हो जाती है जब इस लॉकडाउन में वो 5,000 रुपये मिलना भी बंद हो जाते हैं। तब जाकर फटता है उसके हृदय के अंदर का उबाल और उसके हृदय विदारक क्रंदन से ईश्वर का दिल भी पसीज जाता होगा। मगर आप तो इंसान हैं साहब, आप क्यों नहीं पसीजते? जिस युवा को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, आज वो बेबस है, लाचार है। और ये इस देश के लिए, मतलब अगर ये वो लाचार है तो ये इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा शोचनीय स्थिति, गंभीर है। ये वही युवा है जो चुनाव के समय जिस दिशा का रुख कर ले तो वोटों की बयार जो है, हवा है, उधर ही की बहने लगती है जिधर का युवा रुख कर लेता है। निश्चित रूप से युवा जो है इस देश का कर्णधार होता है, सभी इस बात को मानते हैं और इसीलिए ये युवा जो है देश की सरकारों का हिलाने का भी मादा रखता है। शांति का पाठ पढ़ाने वाला युवा कलम से क्रांति भी ला सकता है। ये बातें सरकारों को ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं बेरोजगारी वरदान है अभिशाप है। तो निश्चित रूप से बेरोजगारी एक वरदान है, लेकिन किसके लिए? बेरोजगारी वरदान है उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो चुनाव आने पर अपनी चुनावी रोटियां सेकते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर और इन बेरोजगारों का प्रयोग करके राजनीति के वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये एक वोट बैंक है जो किसी भी चुनाव में उनकी दिशा
चुनाव की दिशा और क्या करता है, चुनाव के रुख को मोड़ देता है, परिवर्तित कर देता है। और अभिशाप तो उनके लिए है साहब, उन युवाओं के लिए जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय, सुख, भोग विलास सब इसलिए त्याग देते हैं कि उनका आने वाला कल जो है बेहतर हो सके, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनका आने वाला जो कल है वो और ज़्यादा दुष्कर होने वाला है। और वो अब सारी सुविधाओं को छोड़कर अपनी तैयारी में पड़े रहते हैं घर से दूर, एक टाइम का खाना खा के, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो आज है उनका वो शायद ज़्यादा बेहतर है आने वाले कल से, क्योंकि उनका आने वाला कल और ज़्यादा दुष्कर होने वाला है। साहब ये जनतंत्र नहीं है, ये मनतंत्र है। और ऐसा मनतंत्र जहां अपने मन की बात तो कही जाती है, लेकिन कभी दूसरों के मन की बात नहीं सुनी जाती। कभी देश का भविष्य बनाने वाले उस युवा और शिक्षक के मन की बात भी सुनिए। जिस देश में नारी, युवा और शिक्षक, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नारी, युवा और शिक्षक का सम्मान नहीं, तो निश्चित रूप से उस देश के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। और इसके जो परिणाम हैं, दूरगामी परिणाम हैं, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भयावह होने वाले हैं। इस बात को लिख के रख लीजिए। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस मुद्दे की, जो बात कर रहे हैं इन भर्तियों की। तो ऐसी तमाम भर्तियां आपको मतलब उंगलियों पे गिनना तो मुश्किल है, अगर आप इनको हाँ कॉपी पेन लेके बैठें तो शायद गिन लें। आरआरबी, एनटीपीसी जिसकी एग्ज़ाम डेट अभी कल ही जो है रेल मंत्री जी ने बताई है। उसके बाद एसएससी, सीजीएल रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती 2 वर्ष पूरे होने को आए, अभ्यर्थी पास हो गए, चयनित हो गए, बस नियुक्ति नहीं मिल रही है। और यूपी SSSC की तमाम ऐसी भर्तियां जो परीक्षाएं बरसों हो गई करे हुए, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। किसी को पता नहीं, कोई जानकारी नहीं कि भर्ती कब शुरू हुई, कब ख़त्म होगी। भर्ती का ओर और छोर दोनों गायब हैं। अगर मान लीजिए कोई भर्ती कोर्ट जाती है तो उसमें किसकी जिम्मेदारी है? क्यों नहीं किसी की जवाबदेही तय की जाती? भाई अगर कोई भर्ती कोर्ट जा रही है तो उसमें किसी ना किसी की जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। भाई किसकी गलती है, किसकी वजह से ये कोर्ट पहुंची? क्यों नहीं ऐसे आयोग, नियमावली बनाई जाती जो ये तय करें कि भर्ती एक निश्चित समय 6 महीने, 1 साल या 2 साल में पूरी होगी? भाई ऐसा आयोग बनाइए आप, शिक्षा आयोग या कोई भी चीज़, या फिर ऐसी नियमावली बनाइए कि जिसको कोई कोर्ट में चैलेंज ना करने पाए। ठीक, कि भर्ती एक निश्चित समय में पूरी हो, ये नियमावली में लिख कर आना चाहिए विज्ञापन में कि उक्त तिथि को भर्ती पूरी हो जाएगी। क्यों नहीं ऐसी नियमावलियां बनती? इस शिथिलता के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी जिम्मेदारी है? किसी की नहीं है, लेकिन हाँ इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? उस गरीब, शिक्षित, बेरोजगार युवा के ऊपर, जो परिवार की जिम्मेदारियों के बीच पिस रहा है, घुट रहा है, मर मर कर जी रहा है। तो बात तो मैं अपनी यहाँ पे समाप्त करता हूँ, लेकिन मेरी सरकार से हाथ जोड़कर एक करबद्ध प्रार्थना है कि इस युवा शक्ति का प्रयोग देश निर्माण में करें, ना कि ताली थाली धरना प्रदर्शन में। और सरकार से मेरी विनती है कि अब हमें इस मानसिक अवसाद से, जो पीड़ा है, बहुत काफ़ी समय हो गया इसको झेल रहे हैं, इससे मुक्ति दिलाएं। जो पीड़ा हमें वर्षों से गुलाम बनाए हुए है, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में हैं वर्तमान में, जो हमारी स्थिति है नहीं व्यक्त कर सकते। उसको मुंह से तो व्यक्त करना मुश्किल है, हाँ अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से बात करे तो वो हमारी पीड़ा को समझ सकता है। तो ऐसी स्थिति है हमारी कि ना तो हम जी पा रहे हैं, ना तो मर पा रहे हैं। अतः सरकार अपनी साफ नीयत और नीति के साथ हमारी समस्या का समाधान करे, ऐसी हम जो है प्रार्थना करते हैं। और आशा और उम्मीद दोनों है सरकार से। प्रार्थना के साथ आशा और उम्मीद दोनों हैं कि सरकार हमारे पक्ष ज़रूर सुनेगी, हमारी बात ज़रूर सुनेगी। और ये आवाज़ जो है ऊपर तक जानी चाहिए, हर उस अधिकारी तक, हर उस नेता तक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी तक ये हमारी बात पहुंचनी चाहिए कि भाई हमारी समस्या का समाधान हो, क्योंकि युवा इस देश का कर्णधार होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को तो समाप्त करता हूं, और अंत में 2 पंक्तियां मैं जो कहना चाहूँगा कि मुकद्दर से हार कर राह बदलने वालों की कमी नहीं है। मुकद्दर से हार कर राह बदलने वालों की कमी नहीं है। गुजर गए देश के कई वीर, फिर भी वीरों के उत्साह में कमी नहीं है। हम जाहिर ना करें ये अलग बात है, पर हम जाहिर ना करें
ये अलग बात है, पर युवाओं के सीने में धधकती आग अभी थमी नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।